जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए 25 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है हिंदी पेपर 2 की, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। और साथियों, साथ ही साथ प्ले भी बना दिया गया है, तो आप लोग प्ले को खोलिएगा, उसमें सारी वीडियो एक साथ आ जाएंगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और जीके जीएस का भी वीडियो प्ले बना हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 13, 9 या फिर 10? तो स्वरों की संख्या साथियों कितनी होती है? वो होती है 11। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं साथियों। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ये स्वर है। इस तरीके से 11 स्वर है। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? साथियों, गरीबों की सहायता करो में गरीब जो शब्द है वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि गरीब जो है वो समस्त जाति का बोध करा रहा है, माने समस्त गरीबों का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। और संज्ञा साथियों 5 प्रकार की होती है, जिसमें से आपका एक टाइप है जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है आपका गरीब। ठीक है, गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी आदि। इसमें छात्र के अंतर्गत बहुत सारे छात्र आ जाएंगे, गरीब के अंतर्गत सारे गरीब आ जाएंगे, अमीर के अंतर्गत सारे अमीर आ जाएंगे, व्यापारी के अंतर्गत समस्त व्यापारी आ जाएंगे, अधिकारी के अंतर्गत समस्त अधिकारी का बोध हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ का उदाहरण इसमें से कौन सा है? री है, अ है, उ है, ए है। तो साथियों कंठ प्लस ओष्ठ जो है वो उदाहरण होगा अ। ठीक है, ओ अ होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा अ होगा। अ कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। कंठ ध्वनि के अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ और क वर्ग आते हैं। तालव्य ध्वनि में छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य श आता है। मूर्धनि में ट वर्ग आता है, र श आता है। ठीक है, दंत में आता है त वर्ग, ल स आता है। ओष्ठ ध्वनि में आता है प वर्ग, और कंठ तालव्य माने कंठ प्लस तालव्य में आता है ए ऐ, और कंठ प्लस ओष्ठ में आता है ओ औ। ठीक है, तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान आपको कंठस्थ करना होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो बताइए जुलाई आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है? इसी तरीके से मैना, कुंज, पानी आपको मिलान करना है, मिलान करके बताना है। तो आइए चलिए मिलान करते हैं। जुलाई आपका साथियों, जुलाई एक महीने का नाम है। तो जब किसी वस्तु का नाम होता है साथियों, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तो जुलाई जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैना में जातिवाचक संज्ञा होगी, और कुंज में आपका समूहवाचक संज्ञा होगा, और पानी में द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो इस तरीके से आप मिलान कर लिए, अब आंसर देना है। तो ए का साथियों जाएगा 1 में, बी का जाएगा 2 में, और सी का जाएगा 4 में, और डी का जाएगा 3 में। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 आपका कौन सा आंसर है? 1 2 4 3, तो आपका डी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आप डी वाला आंसर को राइट करिए, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, जुलाई जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैना जातिवाचक संज्ञा है, कुंज जो है समूहवाचक संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नहीं है का ध्यान जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि परीक्षा में अक्सर लोग नहीं है और है में गलत करके आते हैं, तो नहीं है का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है वो पूछ रहा है। तो खारापन, ग्राम्य, तेजस्विता, चिकनाई। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा ग्राम्य। ठीक है, ग्राम्य आपका राइट आंसर होगा। खारापन, तेजस्विता तथा चिकनाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि ग्राम्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है साथियों, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मैं, तू, वह, उपरोक्त सभी।
तो इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम मध्यम उत्तम होता है। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो आएगा उदाहरण वो कौन सा है, तो तू आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तू जो है वो आपका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में तू सर्वनामिक शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि मैं उत्तम पुरुष तथा वह अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है साथियों, संस्कृत की संतान को लेखक मानता है सभ्य, संस्कृत, असंस्कृत, असभ्य। तो संस्कृत की संतान को लेखक मानता है साथियों, क्या मानता है, वो सभ्य मानता है। ठीक है, तो क्षितिज भाग 2 का जो चैप्टर गद्य खंड से है वो चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ साथियों। तो 3-4 चैप्टर ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जैसे कि नेताजी का चश्मा हो गया, लखनवी अंदाज हुआ, बाल गोविंद भगत हुआ, और एक कहानी यह भी, ये सब सारे चैप्टर मैं करवा चुका हूँ। तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी देख सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा संस्कृत की संतान को लेखक क्या मानता है, वो सभ्य मानता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है, पर्वतीय में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो पर्वतीय साथियों, पर्वतीय में गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्वान, दुष्ट, सुंदर, हरि, मोटा, दुर्बल, पठारी, स्वस्थ आदि। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण जो होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो साथियों सर्वनाम का भेद नहीं है बताना है, नहीं है और है में विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि है और नहीं है में अक्सर लोग गलतियां करते हैं। तो सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक आपका सर्वनाम के भेद के प्रकार में से नहीं है, बाकी आपके सर्वनाम के भेद के प्रकार में से हैं। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं बल्कि विशेषण का भेद है साथियों। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और एक लास्ट है संबंधवाचक। ठीक है, तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और मूल रूप से जो सर्वनाम की संख्या होती है साथी वो 11 होती है। ठीक है, जब मूल रूप से सर्वनाम पूछे कितने होते हैं तो 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और वैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है, मंगल ध्वनि, कर्णप्रिय ध्वनि, सुमधुर ध्वनि, मेघ ध्वनि। तो साथियों शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है, तो उसको जो कहते हैं वो मंगल ध्वनि कहते हैं। ठीक है, मंगल ध्वनि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, हवा चल रही है, वे गीत गा रहे हैं, खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो साथियों हवा चल रही है, ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे है, हवा चल रही है। ठीक है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, अगर मैं क्रिया में क्या का प्रश्न करूँ क्या पढ़ रहा है तो उत्तर आपको मिलेगा पुस्तक, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। वे गीत गा रहे हैं, वे क्या गा रहे हैं तो गीत, तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं तो उत्तर निकल के आएगा हॉकी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो जहाँ पर उत्तर न मिले साथियों वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पे उत्तर मिल जाए वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, हवा चल रही है अकर्मक क्रिया है, जबकि अन्य वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अकर्मक क्रियाओं में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जबकि सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। माने क्रिया पे अगर क्या का प्रश्न करेंगे तो वहाँ पे कर्म आपका निकल के बाहर आ जाएगा, तो वहीं पे क्या हो जाएगा प्रभाव कर्म पर पड़ जाता है, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो साथियों सुंदर जो है आपका राइट आंसर होगा। सुंदर विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे सुंदर, पीला,
गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। ठीक है, जैसे धर्म प्लस ईक, इसमें ईक प्रत्यय लगाने पर धार्मिक बन गया। चमक धन ईला, इसमें ईला प्रत्यय लगाने पर चमकीला बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रत्यय लगाने पे भी विशेषण बनते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है साथियों तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? ओढ़वाना, ओढ़ाना, ओढ़, उढ़वाना। तो यदि ओढ़ना आपका अकर्मक क्रिया है तो इसकी जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी साथियों वो होगी उढ़ना। ठीक है, उढ़ाना आपका राइट आंसर होगा। ओढ़ना अकर्मक क्रिया की प्रेरणार्थक क्रिया निम्न है। अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक ओढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक उढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक उढ़वाना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? तो साथियों प्रतिदिन जो है वो अव्यय है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो अव्यय बनेगा। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वाक्य में प्रतिदिन जो है वो अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं साथियों जिनका रूप किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, तो वहां पे अव्यय होता है। अगला प्रश्न है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगा। अब पढ़कर क्या होगा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगा। अगला प्रश्न है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? उपन्यास में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक और अपादान कारक। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो साथियों यहाँ पे कर्म कारक होगा। ठीक है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है तो यहाँ पे कर्म कारक का उदाहरण है। दिए गए प्रश्न के रेखांकित शब्द में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, या दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, बीमा को पुस्तक दे दो। तो साथियों मोहन को जाना है ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें कर्ता कारक का उदाहरण यही है, मोहन को जाना है। उपर्युक्त विकल्पों में से मोहन को जाना है वाक्य कर्ता कारक वाला है। इस वाक्य में को ने का आशय दे रहा है, अतः यहाँ कर्ता कारक होगा। शेष वाक्य कर्म कारक वाले हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। कौन सा पद जो है वो विकृत नहीं होता है साथियों? तो अव्यय जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अव्यय विकृत नहीं होता है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं होता, जैसे जब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए आदि। ठीक है, तो जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता साथियों, वहां पे अव्यय होता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? फिरोज शाह, आजम शाह, अकबर, शाहजहां। तो साथियों औरंगजेब के पुत्र का जो नाम था वो आजम शाह। ठीक है, आजम शाह था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? हिंसा का विलोम जो है वो अहिंसा होता है, या फिर क्रांति होता है, या फिर प्रतिक्रांति होता है, या फिर अशांति होता है। तो हिंसा का विलोम क्या होता है साथियों? तो हिंसा का जो विलोम होगा वो अहिंसा होता है। ठीक है, हिंसा का विलोम अहिंसा होता है, अशांति का विलोम शांति होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा प्रधान, गौण, अंतिम, प्रत्यय। इनमें से प्रथम का उपयुक्त जो विपरीतार्थक शब्द होगा साथियों वो होगा अंतिम। ठीक है, तो अंतिम आपका राइट आंसर होगा। प्रधान का विलोम जो होगा वो गौण होगा, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है और प्रवर का अवर होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कोमल का विलोम शब्द क्या है? मल, विमल, कुटिल, कठोर। तो कोमल का जो विलोम होगा साथियों वो आपका होगा कठोर। ठीक है, तो कठोर आपका राइट आंसर होगा। कोमल का जो विलोम होगा वो कठोर होगा। कुटिल का सरल, अस्थावर का जंगम, अनाथ का सनाथ, प्रमुख का गौण। ठीक है, तो ये कुछ शब्दों के विलोम शब्द थे। अगला प्रश्न है आकाश में काले बादल हैं, बादल का पर्यायवाची है? मेघ, अभ्र, वारिघर, उपरोक्त में से एक से अधिक क्या है? तो साथियों आकाश में काले बादल हैं, बादल का जो पर्यायवाची है वो तीनों हैं। ठीक है, मेघ, अभ्र और वारिधर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक बादल के पर्यायवाची हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक विकल्प बादल के पर्यायवाची हैं। बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, अभ्र, वारिधर, जलद, पर्जन्य, अम्बुद आदि। ठीक है, पाहुना का पर्यायवाची होगा कृषक, जम्बुक, आगंतुक, आदित्य। पाहुना का पर्यायवाची होगा साथियों, तो पाहुना का जो पर्यायवाची होगा वो पाहुना का जो पर्यायवाची होगा साथियों वो होगा आगंतुक। ठीक है, तो आगंतुक आपका राइट आंसर होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अतिथि, पाहुन, अभ्यागत, मेहमान आदि। ठीक है, तो पाहुना कुल मिला के मेहमान के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान की पसंदीदा हीरोइन कौन थी? मधुबाला, हेमा मालिनी, सुलोचना, रेखा। तो बिस्मिल्लाह खान की पसंदीदा हीरोइन कौन थी साथियों? तो वो थी सुलोचना। ठीक है, सुलोचना थी। मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी, तड़ित, विशिख, विचक्षण। क्या है मोर का पर्यायवाची शब्द? तो साथियों कलापी जो है वो मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी। ठीक है, मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी होता है। मोर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मयूर, शिखंडी, केकी, नीलकंठ, सारंग और ध्वजी। ठीक है, आदि होते हैं। आम शब्द में निहित अर्थ का संबंध एक से नहीं है। मामूली, सर्वसाधारण, फल विशेष, जनता। आम शब्द में निहित अर्थ का संबंध एक से नहीं है, तो किससे नहीं है बताइए? तो साथियों जनता जो है वो आम शब्द में निहित नहीं है, माने आम शब्द में जो निहित अर्थ है वो जनता का नहीं है। आम शब्द में निहित अर्थ का संबंध जनता से नहीं है। आम शब्द का प्रयोग मामूली, सर्वसाधारण, फल विशेष के लिए किया जा सकता है। जैसे आप देखिए आम बातों पर झगड़ा करना उचित नहीं है। ठीक है, तो मामूली बातों पर झगड़ा करना उचित नहीं है। आम सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। आम को सूचित किया जाता है, तो यहाँ पे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। ठीक है, और तीसरा आम फल विशेष के लिए है, तो इस 3 प्रकार में यूज हो गया आम। ठीक है, इन शब्दों में गुण संधि किसमें है? यशोदा, महेंद्र, जगन्नाथ, तथैव। गुण संधि किसमें है? तो साथियों महेंद्र आपका राइट आंसर होगा, इसमें गुण संधि है। स्वर संधि के अंतर्गत आता है गुण संधि। ठीक है, महेंद्र जो है महाधन इंद्र से बना है, शब्द में गुण संधि है। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ और री आए तो दोनों मिलकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, आ के बाद ई मिले तो ए बन जाएगा, और आ के बाद उ मिले तो ओ बन जाएगा, और आ के बाद री बने तो अर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी तरीके से देखिए एग्जाम्पल, देवधन इंद्र, आ प्लस ई मिला तो ए बना, देवेंद्र हो गया। अन्य विकल्पों के संधि विच्छेद इस प्रकार हैं, इनको भी देख लीजिए। यशोदा, यश धन दा, विसर्ग संधि है। जगन्नाथ, जगत धन नाथ, व्यंजन संधि है। तथैव, तथा धन एव होता है, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रति प्लस आरोपण किस शब्द का संधि विच्छेद है? प्रतिधन आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत आरोपण। तो प्रतिधन आरोपण किस शब्द का संधि विच्छेद है साथियों? तो प्रत्यारोपण। ठीक है, प्रत्यारोपण आपका राइट आंसर होगा। इसमें साथियों यण संधि है। जब लघु या दीर्घ छोटी ई, छोटा उ, री के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर य व र हो जाता है साथियों। तो यहाँ पे क्या होगा? यण स्वर संधि होगा। जैसे ई और आ मिलके या बना। ठीक है, कुल मिला के ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है।
अगला प्रश्न है, संस्कृत निबंध में लेखक किसको बहुत बड़ा आविष्कर्ता कह रहे हैं? न्यूटन, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। तो संस्कृति निबंध में लेखक किसको बहुत बड़ा आविष्कारकर्ता कह रहे हैं? तो साथियों, जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया उसी को संस्कृति निबंध में लेखक बहुत बड़ा आविष्कारकर्ता कह रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भर पेट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। भर पेट में कौन सा समास है? तो साथियों, यहाँ पे भर पेट में अव्ययीभाव समास होगा। भरपेट में अव्ययीभाव समास है। जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद की प्रधानता होती है तथा वह एक अव्यय के रूप में होता है वह सामासिक शब्द अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे आमरण, भरपेट, आजीवन, यथाशक्ति, यथारूप इत्यादि। ठीक है साथियों, हिंदी पेपर 2 की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो प्रैक्टिस सेट बनाने का एकमात्र पर्पज होता है साथियों कि आप लोगों को एक तरीका पता चल जाए कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आप लोग वो सब सारे टॉपिक जितने अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ हूँ उस सारे प्रैक्टिस सेट में से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सब सारे टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लें तो आप 100% हिंदी के प्रश्न करके आएंगे। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। तो आप लोग सारे प्रश्न को जहाँ से भी जिस भी टॉपिक से उठते हैं वो सब सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, वो सब सारे टॉपिक इतना मजबूत कर लीजिएगा। अगर समाज से आता है तो समाज को एकदम कंप्लीट कर लो, संधि से है तो संधि पूरे कंप्लीट कर लो, प्रत्यय है तो प्रत्यय एकदम कंप्लीट कर लो। तो इस तरीके से टॉपिक को ही कंप्लीट कर लोगे तो प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। सिंह द्वार शब्द में समास है साथियों, तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है तथा इसका विग्रह सिंह का द्वार होगा। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है साथियों, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में चेंज करना है, तो बताइए कौन सा होगा? वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया। बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, वह बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो साथियों, जो सरल वाक्य होगा वो आपका दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ये आपका सरल वाक्य होगा। बाकी इसलिए लगा है तो ये सरल वाक्य है नहीं। ठीक है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया के लिए सरल वाक्य दिए गए विकल्पों में से दंड से बचने के लिए वह भाग गया होगा। संयुक्त वाक्य वह होता है साथियों जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य, जो लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। मिश्र वाक्य है, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, ये वाक्य है और इस वाक्य को सरल वाक्य में आपको बदलना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुम मूर्ख हो, लोग समझते हैं, मूर्ख लोग समझते हैं, मूर्ख लोग समझते तुम्हें हैं, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। तो इसका सरल वाक्य मिश्र वाक्य था, आपको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना होगा। तो साथियों, यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वो होगा लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, आपका सरल वाक्य है। ठीक है, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसका सरल वाक्य लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या आप अखबार पढ़ते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? तो साथियों, क्या आप, यहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है साथियों, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, राधा तुम विद्यालय कब जाओगी? तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 32 से 52, 52 से 72, 72 से 100 और 20 से 40 तक। देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो साथियों, 52 से 72 तक मानी जाती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, उसी अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। मोती सफ़ेद होता है, चुन्नी लाल होता है, पन्ना हरा होता है, नीलम नीला होता है। तो साथियों चुन्नी जो है लाल होता है नहीं, चुन्नी लाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लिंग की दृष्टि से ये अशुद्ध वाक्य है। चुन्नी लाल होता है वाक्य शुद्ध है, चुन्नी लाल होती है शुद्ध वाक्य होगा, अन्य वाक्य शुद्ध हैं आपके। अगला प्रश्न है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानें। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त जो वाक्य है इसका शुद्ध वाक्य बनाइए, क्या होगा? तो साथियों इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। हलदार साहब को कितने दिन के अंतराल पर उस कस्बे से गुजरते थे? हलदार साहब को कितने दिन के अंतराल पर उस कस्बे से गुजरते थे? बताइए, 13 दिन, 14 दिन, 16 दिन या फिर 15 दिन। साथियों इन सब चैप्टर को आप लोग जाके वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसे नेताजी का चश्मा हो गया, लखनवी अंदाज हुआ, ये एक कहानी यह भी है। तो ये गद्य खंड जो क्षितिज भाग 2 से, क्षितिज भाग 2 का जो गद्य खंड होता है उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो चैप्टर में कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ से आप लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो हलदार साहब को जब कहानी पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। हलदार साहब को कितने दिन के अंतराल पर उस कस्बे से गुजरते थे? तो साथियों 15 दिन के अंतराल पर वो हलदार साहब उस कस्बे से होकर गुजरते थे। अगला प्रश्न है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? अनिश्चय में सफलता मिलती है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास से जड़मति होती है, सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है साथियों? तो अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, ये आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ये देखिए, भय गति सांप छछुंदर जैसी। तो भय गति सांप छछुंदर जैसी आपको बताना है कौन सी लोकोक्ति सही है। दुविधा में पड़ना, भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगना, जबरदस्ती गले पड़ना, विरोध करना। भय गति सांप छछुंदर जैसी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है दुविधा में पड़ना। ठीक है, भय गति सांप छछुंदर जैसी, दुविधा में पड़ना इसका अर्थ होता है। भय गति सांप छछुंदर जैसी लोकोक्ति का अर्थ दुविधा में पड़ना होता है। वाक्य प्रयोग, रमेश ने सुरेश को उधार देकर स्वयं को भय गति सांप छछुंदर जैसी स्थिति में डाल दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? तो जब साथियों आप लोग कहानी को पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? कैप्टन समझता था, पागल समझता था, ईमानदार या फिर गरीब? तो चश्मे वाले को जो पान वाला था साथियों वो क्या समझता था? वो पागल समझता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी देवा ना नाम लेवा, अपमानित करना, वंश का बिल्कुल नाश हो जाना, दखल देना, नष्ट कर देना। तो पानी देवा ना नाम लेवा, तो साथियों वंश का बिल्कुल नाश हो जाना इस मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक अनहद में कैसे जाता है? कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सरगम को लांघ कर, शुरू में भटक कर, गीत की लय से अलग, आत्मविश्वास के साथ गाकर। तो साथियों मुख्य गायक अनहद में कैसे जाता है? सरगम को लांघ कर, शुरू में भटक कर और गीत की लय से अलग। ठीक है, तो ये तीनों से होकर जाता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 होगा। तो कथन 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं, अनुस्मारक पत्र कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं या फिर परिपत्र कहते हैं? तो साथियों उसे हम परिपत्र कहते हैं। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। इसे गस्ती पत्र भी कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा
पाने वाले अनेक होते हैं। अब साथियों आपको गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और ऐसे ही आपके जो गद्य खंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक चैप्टर दिया रहेगा, उस चैप्टर को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। स्त्रियों की समस्या बहुत सी है और गंभीर है, लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सकें। समझ गए आप? तो ये आपका गद्यांश था। गद्यांश तो बहुत छोटा है। इसी छोटे गद्यांश में से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बताइए गद्यांश में किन की समस्याओं का उल्लेख है साथियों? बालकों की, पुरुषों की, स्त्रियों की, जनसमूह की। तो साथियों गद्यांश में स्त्रियों की बात की गई है, स्त्रियों की समस्याओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया? शिक्षा वाले व्यक्ति जादूगर होते हैं। शिक्षा से समस्याएं सदैव के लिए खत्म हो जाती हैं। शिक्षा अतिशीघ्र समस्याएं समाप्त कर देती है। शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है। तो साथियों जो शिक्षा होती है ना, वो समस्याएं जो है सुलझा सकती है, तो इसलिए शिक्षा को जादू भरा कहा गया है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं, पुरुष समाज को पीछे धकेल सकती हैं, स्वयं ही अपने जाति को शिक्षित कर ले, समाज सुधार व वक्तव्य दे सकती हैं। तो गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वो क्या कर सकती हैं, बताइए। गद्यांश के अनुसार साथियों अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं। यह कथन है पूर्णतः सटीक है, पूर्णतः असंगत है, आंशिक रूप से विचारणीय है, आंशिक रूप से संगत है। तो स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती है। साथियों यह कथन जो है पूर्णतः सटीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा पूर्णतः सटीक होगा। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, और 50 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द क्या है? शिक्षाक्रम है, शिक्षित है, सीखना है, सिखाने है। तो शिक्षा से जो बनने वाला विशेषण शब्द है साथियों वो है शिक्षित, ठीक है। तो शिक्षित आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों अब आप लोगों को PDF की जरूरत पड़ेगी, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाइएगा, ऑनलाइन स्टडी 4.99 मिलियन व्यूज सर्च करिएगा, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा और वहाँ से सीधा आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।